एक घने जंगल के पास एक गांव था सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी बीवी जया रहा करते थे। अरे महेश, कब लौटा रहे हो मेरा कर्ज? जल्दी ही सेठ जी, जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं तो सीधा आपके पास आऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी सेठ जी। महेश की बीवी को सेठ से बेहद परेशानी थी। अरे ए जी, अब और कितना ब्याज देंगे सेठ को? जितना कर्ज इससे लिया था उसका तो दुगना दे चुके हैं हम। मालूम नहीं, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मुझे तो बस इतना इल्म है कि अगर हमें इस घर में रहना है तो हमें सेठ जी को पैसे देने ही होंगे। ठीक है। एक मर्तबा की बात है, महेश ने जंगल में एक बड़े दरख्त का सौदा किया। उससे काफी अच्छे पैसे मिले। जब वो घर लौटा, अभी जाकर ये पैसे सेठ जी को दे आता हूँ। अरे अरे, सारे पैसे उनको देने की क्या जरूरत है? आधे हम रख लेते हैं ना। लेकिन क्यों? क्यों क्या? मेरे बदन पर एक भी जेवर नहीं है। कम से कम इन पैसों से एक बाली खरीद लो। और अगर सेठ जी को इल्म हुआ तो वो नाराज होंगे। उन्हें कौन बताएगा? ठीक है, मैं बाली खरीद लाता हूँ। महेश ने एक सोने की बाली खरीद ली और बचे हुए पैसे लेकर वो सेठ के पास गया। अरे वाह वाह, आज तो तेरी कमाई अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी। तू ऐसे ही ईमानदारी से पैसे लाकर देगा तो जल्द ही तेरा घर तेरा हो जाएगा। और कितने पैसे देने हैं सेठ जी? बस 20,000 और। ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही दे दूंगा। महेश यहाँ से अपने घर गया। मेरी बाली लाए क्या? हाँ, ये लो। लेकिन मुझे लगता है मुझे सेठ जी को पैसे दे देने चाहिए थे। वो क्यों? बस 20,000 ही तो बचे हैं। ये बाली नहीं लाता तो 10,000 ही बचते। कोई बात नहीं, अगली बार कमाओगे तो दे देना। फिलहाल मैं ये बाली पहन रही हूँ। बाली पहनकर जया बेहद खुश थी। वो अपनी सोने की बाली दिखाने अपनी पड़ोसन के पास गई। अरे शीला, ये देख, मेरे शौहर मेरे लिए सोने की बाली लाए हैं। ये तो बहुत अच्छी है बाजी, है ना? जया ने गांव की हर औरत को अपनी बालियां दिखाई। और रात को जब जया सो रही थी तो एक चोर ने जया की बालियां चुराई और वहां से फरार हो गया। अगली सुबह, हे राम, मेरी बालियां, हे भगवान, मेरी बालियां चोरी हो गई। तुमने अपनी बालियां किसे दिखाई थी? किसी को नहीं, बस शीला को, विमला को, प्रभा को। पूरे गांव भर में तो मुनादी कर दी और बोलती हो कि किसी को नहीं दिखाई। तुम्हारा तो दिमाग ही घुटने में है। इससे तो बेहतर था कि मैं ये पैसे सेठ जी को दे देता। अहमक औरत। जया के दिल में कोई भी बात नहीं रहती। वो हर बात जाहिर कर देती थी। अगर उसके घर में कुछ अच्छा पकवान भी बने तो सारे गांव को खबर हो जाती थी। अरे महेश भाईजान, आज तुम्हारे घर में खीर बन रही है, हमें नहीं बुलाया? भाई, अब तक तो मैं घर पहुंचा भी नहीं हूँ। मुझे कैसे खबर कि घर में क्या बन रहा है? हमें सब खबर है, जया भाभी ने बताया। महेश तमतमाता हुआ घर पहुंचा। पूरे गांव को इत्तला कर दी कि तुमने खीर बनाई है। इसमें क्या गलत है? बनाई है तो बनाई है। अरे बनाओ तो खुद खाओ ना। दुनिया को खबर करने की क्या जरूरत है? तुम्हारी इस आदत से परेशान हूँ मैं। कोई बात खुद तक नहीं रखती, सबका ढिंढोरा पीटती रहती हो। अक्सर महेश जया को डांटता भी था। एक रोज की बात है, महेश जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो एक बहुत तगड़ा दरख्त काट रहा था। तभी उसके पैर में कुछ चुभा। उसने नीचे की मिट्टी खोदी तो उसे एक घड़ा मिला, सोने की मोहरों से भरा हुआ। वाह वाह, मेरे तो नसीब ही खुल गए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अभी से घर ले जाता हूँ। नहीं नहीं। महेश को जया की बेवकूफी का ख्याल आया। अगर मैं इस घड़े को अभी घर ले गया तो जया सबको खबर कर देगी कि घर में सोने का घड़ा है और सब कुछ चोरी हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। महेश सोचने लगा कि वो क्या करे। उसे एक तरकीब सूझ गई। महेश ने घड़े को वहीं मिट्टी में दबा दिया और उसके ऊपर एक पत्ता रख दिया। फिर महेश दरिया के पास गया। दरिया से उसने कई मछलियाँ पकड़ी। इन मछलियों को उसने एक दरख्त पर लटका दिया। फिर एक दरख्त पर उसने बहुत सारी रोटियां लटका दी। पूरा दरख्त उसने रोटियों से भर दिया और फिर वो अपने घर गया। जया, चलो मेरे साथ। कहाँ जाना है? मुझे जंगल में एक घड़ा मिला है जिसमें सोने की मोहरें हैं। घड़ा बहुत ही बड़ा है। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर घड़ा ले आएंगे।
हाँ हाँ चलो, सोने की मोहरों का घड़ा। वाह वाह। जया और महेश दोनों जंगल पहुँचे। जंगल पहुँचते ही जया का तवज्जो रोटी वाली दरख्त पर गया। हे राम, रोटियों का दरख्त? हाँ, कल तो इस दरख्त से रोटियों की बारिश हो रही थी। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, बल्कि जादुई जंगल है। थोड़ी दूर चलने के बाद जया ने वो दरख्त देखा जिसपे मछलियाँ लटक रही थी। मछलियाँ उगाने वाला दरख्त? हाँ, इसे छोड़ो, आगे चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महेश उसी जगह पहुँचा जहाँ वो सोने की मोहरों का घड़ा था। उसने पत्ते हटाए। हे भगवान, आपने बिल्कुल सही फरमाया था। हाँ, लेकिन अब ये बात तुम किसी से जाहिर मत करना। मैं पागल थोड़ी हूँ जो ये किसी से जाहिर करूँ। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। क्या मतलब? कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। दोनों घर लौटे। जया, जाकर कुएं से थोड़ा ठंडा पानी ले आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जया घड़ा लेकर घर से बाहर गई और महेश ने घर में गड्ढा खोदकर वो सोने की मोहरों का घड़ा दबा दिया। यहाँ कुएं पर जया को अपनी पड़ोसन शीला मिली। क्या बात है, आज बेहद खुश हो? अब क्या बताऊं, हमारे तो नसीब ही खुल गए। ऐसा क्या हो गया? हमें जंगल में सोने की मोहरों से भरा घड़ा मिला है। क्या? तुम किसी को बताना मत। हाँ हाँ, लेकिन औरतों की बातें कभी रुकी है? शीला ने ये बात आग की मानिंद फैला दी। सेठ जी को भी इस बात की खबर हो गई और सेठ जी सारे गांव वालों के साथ महेश के घर के बाहर पहुँचे। अरे ओ महेश, ओ महेश, अरे बाहर आ। अब क्या हुआ सेठ जी? तुझे इल्म नहीं कि क्या हुआ? तुझे सोने की मोहरों का घड़ा मिला है जो तू सारे गांव वाले से छुपा रहा है। सोने की मोहरों का घड़ा? वो भी मुझे? ये आपसे किसने कह दिया? और कौन कहेगा? तुम्हारी बीवी पूरे गांव वालों से कहती फिर रही है। सेठ जी, मेरी बीवी दिमाग से थोड़ी सी खिसकी हुई है। अगर झूठ लगे तो उसी से पूछिए कि वो कब जंगल गई और क्या क्या हुआ। ठीक है जया, बताओ जंगल में क्या क्या हुआ? हम लोग जंगल पहुँचे। अब मामूली जंगल नहीं, जादुई जंगल। वहाँ एक दरख्त पर रोटियां लटकी थी, करिश्मा था। फिर हम आगे बढ़े तो दूसरी दरख्त पर मछलियाँ लटकी थी और जब हम और आगे बढ़े तो हमें वहाँ पर सोने की मोहरों का घड़ा मिला जो हम घर ले आए। सुना सेठ जी, अगर यकीन नहीं होता तो मेरे घर की तलाशी ले लीजिए। भोला, जा जरा देख घर में कुछ है क्या। सेठ जी के मुलाजिमों ने घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कहीं भी मोहरों का घड़ा बरामद नहीं हुआ। अब तो आपको यकीन हो गया ना? मेरे पास कोई सोना नहीं है सेठ जी। अगर होता तो मैं आपका कर्ज नहीं अदा कर देता। वो तो है। सेठ जी के साथ साथ गांव वाले चले गए। उनके जाने के बाद महेश के चेहरे पर मुस्कान आई। हाँ, अब आराम की जिंदगी जीऊंगा। कम से कम अब कोई जया की बातों पर यकीन तो नहीं करेगा और मेरा सोना महफूज रहेगा। अरे सुनिए, ये सब हकीकत में हुआ था ना, तो लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? जया परेशान थी, लेकिन महेश खुश था। उसका सोना महफूज था। एक शहर में रवीश अपनी बीवी मनीषा और बेटे रोहित के साथ रहता था। रवीश एक बड़ा कारोबारी था। रवीश के वालिदैन गांव में ही रहते थे। मनीषा और रोहित डिनर टेबल पर रवीश का इंतजार कर रहे थे। बाहर से हंसते हुए रवीश भी आ गया। क्या हुआ? किसका फोन था? बहुत खुश लग रहे हो। गांव से अम्मी का फोन था। अम्मी हम सबको गांव बुला रही हैं। गांव? अब हम गांव में जाकर रहेंगे? हमेशा के लिए नहीं, बल्कि जब तक रोहित के स्कूल बंद हैं, तब तक के लिए हम गांव में रहेंगे। इतने रोज का वक्त है क्या? आजकल तो सब डिजिटल है, तो फिर क्या फिक्र की बात है। वाह, मजा आ गया। अब मैं भी गांव में बाकी सब की तरह मजे करूंगा, खेत देखूंगा और घूमूंगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह ही हम गांव के लिए रवाना होते हैं। तीनों गांव जाने के लिए सामान बांधकर सो गए। अगली सुबह रवीश, मनीषा और रोहित के साथ तैयार होकर अपनी कार से गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटों का फासला तय करके वो अपने गांव पहुंच गए। ये देखकर दादा दादी बेहद खुश हुए। इतने दिनों बाद गांव आए हो। रोहित तो मुझे जानता भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ। अब्बू मुझे रोज आप दोनों के किस्से सुनाते हैं। सभी लोग हंसने लगे।
खाना खाकर सभी आराम करने लगे, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही थी। मुझे गांव में घूमना था, लेकिन सब सो गए। अब मुझे खुद ही जाना होगा। मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। रोहित बाहर जाकर घूमने लगा। गांव में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे रोहित की उम्र के कुछ बच्चे खेल रहे थे। रोहित उनके पास गया और बात करने लगा। मुझे गांव घूमना है। हाँ तो घूम लो, मेरे साथ कोई चलो। हम तेरे दोस्त नहीं हैं, और वैसे भी ये गांव इतना ही है, यहाँ घूमने को कुछ नहीं। मुझे जंगल में जाना है और खेत देखने हैं। गांव के सभी लड़कों ने आपस में इशारा किया। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, जंगल का लुत्फ उठाना है तो शाम को आ जाना। तो मुझे पक्का जंगल और खेत दिखाओगे ना? अरे तुझसे बोल दिया ना कि शाम को आ जाना, तो अब शाम को आ जाना। जा यहाँ से, हमें खेलना है। रोहित वापस घर चला आया। रोहित, ये गांव बिल्कुल नया है और तू अकेले कहाँ गया था? अम्मी, मैं तो बाहर ही था, कहीं नहीं गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन गांव से बाहर मत जाना, बहुत खतरा है। कैसा खतरा दादी? ज्यादा सवाल मत कर, जो कहा है उस पर अमल कर। रोहित को सबने सलाह देकर छोड़ दिया और अपने कामों में लग गए। रोहित शाम को जंगल में जाना भूल गया था, तो वो अगले दिन जंगल जाने के लिए निकल गया। मैं कल शाम को तो नहीं जा पाया, लेकिन अब मैं खेत और जंगल में जरूर जाऊंगा। रोहित सबकी नजरों से बचकर निकल गया और खेत से होते हुए एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसके पैर के नीचे एक छोटा सा पौधा आ गया। ओह, ये पौधा टूट गया होगा। अब क्या करूं? इसको अपने घर ले चलता हूँ। रोहित जंगल में घूमना भूल गया और वो पौधे को लेकर घर वापस आ गया। अरे रोहित, कहाँ गया था और ये पौधा कहाँ से ले आया? ये तो बस यहीं बाहर था। दादाजी रोहित की क्लास ले ही रहे थे कि रवीश भी आ गया। एक बहुत जरूरी काम आ गया है, हमें आज ही शहर वापस लौटना होगा। लेकिन कल ही तो आया है, फिर इतनी जल्दी क्यों जाना? बहुत जरूरी काम है। रवीश ने मनीषा और रोहित को जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। दोनों ने ऐसा ही किया। रोहित भी अपना टूटा हुआ पौधा लेकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी शहर की जानिब चलने लगी। क्या हुआ? हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? घर पर चोरी हो गई है और कंपनी को भी भारी नुकसान हुआ है। हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। क्या? सब बर्बाद? हाँ, अब चलकर देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ है। कुछ घंटों में वो वापस अपने घर पहुंच गए। घर में जाकर देखा तो सब कुछ चोरी हो चुका था। अब रवीश की गाड़ी भी अगले दिन जाने वाली थी। तीनों जमीन पर बैठ गए। रोहित ने अपने पौधे को एक तरफ रख दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? खुदा पर भरोसा रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। क्या होगा अब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तब तक पौधे की टूटी हुई पत्ती को वापस लगाने की कोशिश करता हूँ। रोहित पौधे के पास गया और जाकर देखा तो वो चिल्ला उठा। अम्मी, अब्बू, जल्दी आओ। मेरा पहले से दिमाग खराब है, अब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आप आकर देखिए तो कि ये क्या है। दोनों उठकर आए और उन्होंने पेड़ को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पौधे पर सोने के सिक्के लटके हुए थे। उन्होंने सारे सिक्के लेकर पौधे को अपने घर के गार्डन में लगा दिया। ये तो गजब ही हो गया। देखा, खुदा ने हमारी सुन ली। रात को खाना खाकर तीनों सो गए और सुबह उठकर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो पौधा अब पेड़ बन चुका था और उससे फल के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के लटक रहे थे। यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सारे सिक्के इकट्ठे किए। अब हर रोज पेड़ से सिक्के निकलने लगे। कुछ ही दिन में वो बहुत अमीर हो गए। एक शहर में रवीश अपनी बीवी मनीषा और बेटे रोहित के साथ रहता था। रवीश एक बड़ा कारोबारी था। रवीश के वालिदैन गांव में ही रहते थे। मनीषा और रोहित डिनर टेबल पर रवीश का इंतजार कर रहे थे। बाहर से हंसते हुए रवीश भी आ गया। क्या हुआ? किसका फोन था? बहुत खुश लग रहे हो। गांव से अम्मी का फोन था। अम्मी हम सबको गांव बुला रही हैं। गांव? अब हम गांव में जाकर रहेंगे? हमेशा के लिए नहीं, बल्कि जब तक रोहित के स्कूल बंद हैं, तब तक के लिए हम गांव में रहेंगे। इतने रोज का वक्त है क्या? आजकल तो सब डिजिटल है, तो फिर क्या फिक्र की बात है। वाह, मजा आ गया। अब मैं भी गांव में बाकी सब की तरह मजे करूंगा, खेत देखूंगा और घूमूंगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह ही हम गांव के लिए रवाना होते हैं। तीनों गांव जाने के लिए सामान बांधकर सो गए।
अगली सुबह रवीश मनीषा और रोहित के साथ तैयार होकर अपनी कार से गांव के लिए रवाना हो गया। कुछ घंटों का फासला तय करके वो अपने गांव पहुंच गए। ये देखकर दादा दादी बेहद खुश हुए। इतने दिनों बाद गांव आए हो। रोहित तो मुझे जानता भी नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ। अब्बू मुझे रोज आप दोनों के किस्से सुनाते हैं। सभी लोग हंसने लगे। खाना खाकर सभी आराम करने लगे, लेकिन रोहित को नींद नहीं आ रही थी। मुझे गांव में घूमना था, लेकिन सब सो गए। अब मुझे खुद ही जाना होगा। मैं बहुत उतावला हो रहा हूँ। रोहित बाहर जाकर घूमने लगा। गांव में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसके नीचे रोहित की उम्र के कुछ बच्चे खेल रहे थे। रोहित उनके पास गया और बात करने लगा। मुझे गांव घूमना है। हाँ तो घूम लो, मेरे साथ कोई चलो। हम तेरे दोस्त नहीं हैं, और वैसे भी ये गांव इतना ही है, यहाँ घूमने को कुछ नहीं। मुझे जंगल में जाना है और खेत देखने हैं। गांव के सभी लड़कों ने आपस में इशारा किया। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, जंगल का लुत्फ उठाना है तो शाम को आ जाना। तो मुझे पक्का जंगल और खेत दिखाओगे ना? अरे तुझसे बोल दिया ना कि शाम को आ जाना, तो अब शाम को आ जाना। जा यहाँ से, हमें खेलना है। रोहित वापस घर चला आया। रोहित, ये गांव बिल्कुल नया है और तू अकेले कहाँ गया था? अम्मी, मैं तो बाहर ही था, कहीं नहीं गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन गांव से बाहर मत जाना, बहुत खतरा है। कैसा खतरा दादी? ज्यादा सवाल मत कर, जो कहा है उस पर अमल कर। रोहित को सबने सलाह देकर छोड़ दिया और अपने कामों में लग गए। रोहित शाम को जंगल में जाना भूल गया था, तो वो अगले दिन जंगल जाने के लिए निकल गया। मैं कल शाम को तो नहीं जा पाया, लेकिन अब मैं खेत और जंगल में जरूर जाऊंगा। रोहित सबकी नजरों से बचकर निकल गया और खेत से होते हुए एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ उसके पैर के नीचे एक छोटा सा पौधा आ गया। ओह, ये पौधा टूट गया होगा। अब क्या करूं? इसको अपने घर ले चलता हूँ। रोहित जंगल में घूमना भूल गया और वो पौधे को लेकर घर वापस आ गया। अरे रोहित, कहाँ गया था और ये पौधा कहाँ से ले आया? ये तो बस यहीं बाहर था। दादाजी रोहित की क्लास ले ही रहे थे कि रवीश भी आ गया। एक बहुत जरूरी काम आ गया है, हमें आज ही शहर वापस लौटना होगा। लेकिन कल ही तो आया है, फिर इतनी जल्दी क्यों जाना? बहुत जरूरी काम है। रवीश ने मनीषा और रोहित को जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में बैठने के लिए कहा। दोनों ने ऐसा ही किया। रोहित भी अपना टूटा हुआ पौधा लेकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी शहर की जानिब चलने लगी। क्या हुआ? हम इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हैं? घर पर चोरी हो गई है और कंपनी को भी भारी नुकसान हुआ है। हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। क्या? सब बर्बाद? हाँ, अब चलकर देखते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ है। कुछ घंटों में वो वापस अपने घर पहुंच गए। घर में जाकर देखा तो सब कुछ चोरी हो चुका था। अब रवीश की गाड़ी भी अगले दिन जाने वाली थी। तीनों जमीन पर बैठ गए। रोहित ने अपने पौधे को एक तरफ रख दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? खुदा पर भरोसा रखो, सब दुरुस्त हो जाएगा। क्या होगा अब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं तब तक पौधे की टूटी हुई पत्ती को वापस लगाने की कोशिश करता हूँ। रोहित पौधे के पास गया और जाकर देखा तो वो चिल्ला उठा। अम्मी, अब्बू, जल्दी आओ। मेरा पहले से दिमाग खराब है, अब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? आप आकर देखिए तो कि ये क्या है। दोनों उठकर आए और उन्होंने पेड़ को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पौधे पर सोने के सिक्के लटके हुए थे। उन्होंने सारे सिक्के लेकर पौधे को अपने घर के गार्डन में लगा दिया। ये तो गजब ही हो गया। देखा, खुदा ने हमारी सुन ली। रात को खाना खाकर तीनों सो गए और सुबह उठकर देखा तो वो हैरान हो गए, क्योंकि वो पौधा अब पेड़ बन चुका था और उससे फल के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के लटक रहे थे। यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सारे सिक्के इकट्ठे किए। अब हर रोज पेड़ से सिक्के निकलने लगे। कुछ ही दिन में वो बहुत अमीर हो गए। चंद्रपुर गांव में बिरजू और बबलू नाम के दो लकड़हारे थे। दोनों पड़ोसी थे। बिरजू और स्वर्णा गरीब थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद करते थे। ये लो अम्मा, बेटी, तू रोज मुझ बेकारन को खाना खिलाकर मेरा पेट भरती है। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। बबलू की बीवी तारा को स्वर्णा की नेकी पसंद नहीं थी।
वो स्वर्णा हमेशा नेकी का दिखावा करती है। जब देखो किसी न किसी की मदद करती है। हाँ, बिरजू भी वैसा ही है। सारे गांव वाले बस बिरजू की ही तारीफें करते हैं। हाँ, जिसे देखो बिरजू और स्वर्णा, किसी को हम नजर ही नहीं आते। बबलू और तारा को बिरजू और स्वर्णा से बहुत हसद हुआ करती थी। बिरजू हर रोज सुबह 6 बजे जंगल में लकड़ियां काटने चला जाया करता था। वहीं बबलू आलसी था। वो सूरज के सिर पर आने तक इंतजार किया करता था। अब उठ भी जाओ, आज लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी क्या? उठ गया, जाता हूँ। क्या ये रोज रोज जंगल जाओ और लकड़ियाँ काटो? अगर जंगल जाकर लकड़ियां नहीं काटोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं तो ऐसी जिंदगी से ऊब गया हूँ। बबलू को काम करने का जरा भी दिल नहीं करता, फिर भी वो लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। बिरजू सुबह से शाम तक एक बड़ा दरख्त काट लिया करता था और वहीं बबलू छोटी छोटी शाखों को काटकर कारोबारी की दुकान पर पहुंच जाता था। कारोबारी बड़े दरख्त की अच्छी कीमत दिया करता था, वहीं छोटी छोटी शाखों की कम कीमत मिलती थी। जब कारोबारी बिरजू को ज्यादा पैसे देता तो बबलू को बहुत गुस्सा आता। वो बिरजू हमेशा मुझसे ज्यादा पैसे कमाता है। अगली मर्तबा मैं भी उसकी तरह बड़ा दरख्त काटूंगा और मैं उससे ज्यादा पैसे कमाऊंगा। अगले दिन बिरजू रोज की तरह जंगल निकल गया और उसके पीछे पीछे बबलू भी चल पड़ा। बिरजू जहाँ जाता बबलू उसके पीछे जाने लगा। बिरजू और बबलू घने जंगल में पहुँच गए। यहाँ बिरजू की नजर एक बहुत ही बड़े दरख्त पर गई। इस दरख्त को काटकर बहुत मुनाफा होगा। आज इसे ही काटने की कोशिश करता हूँ। बबलू ने भी एक बड़ा दरख्त तलाश लिया और उसने काटना शुरू कर दिया। आज बिरजू से कब्ल दरख्त काटूंगा और ज्यादा मुनाफा भी कमाऊंगा। बिरजू ने दरख्त के सामने ऊपर वाले को याद किया और फिर अपनी कुल्हाड़ी उठाई। लेकिन जैसे ही बिरजू ने कुल्हाड़ी दरख्त पर वार करने वाला था, वो दरख्त बोल पड़ा। रुक जाओ, मैं एक जादुई दरख्त हूँ। और इतना कहकर पूरा दरख्त सोने का बन गया। सोने के दरख्त की रोशनी से बिरजू की आंखें चुंधिया गई। मुझे इल्म है कि तुम एक लकड़हारे हो और दरख्त काट कर तुम्हारा गुजारा होता है, लेकिन मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें सोने के फल दे रहा हूँ, जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। शुक्रिया, इतने सोने से तो मैं हर किसी की मदद भी कर सकता हूँ, और फिर कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो लौट आना। तुम जैसे नेक इंसान की मदद करके मुझे खुशी हासिल होगी। शुक्रिया। बिरजू वो सारे सोने का फल लेकर चल पड़ा। रास्ते में बबलू ने उसके हाथ में सोने के फल देख लिए। अरे अरे अरे, सोने के फल, वो भी इतने सारे! मालूम होता है बिरजू को कोई जादुई दरख्त मिल गया है। मुझे भी सोने के फल चाहिए। मैं उस सोना देने वाले दरख्त को तलाश कर ही रहूंगा। इस इरादे से बबलू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त पर कुल्हाड़ी मारकर आजमाने लगा। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी मामूली दरख्त है। कहाँ है वो जादुई दरख्त? अब बिरजू इसी रास्ते से आया था। अब मुझे उसके कदमों के निशान तलाशने चाहिए। बिरजू के कदमों के निशान का पीछा करके बबलू उस जादुई दरख्त तक पहुंच गया। कदमों के निशान यहाँ खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब वो दरख्त यही है। बबलू ने बगैर सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी उठाई। रुक जाओ। ये कौन बोला? मैं कोई आम दरख्त नहीं, जादुई दरख्त हूँ। अब इतना सारा सोना! अगर मैं पूरा दरख्त काट लूं तो मैं दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। तुम तो निहायत ही लालची शख्स मालूम होते हो। हाँ, और मैं तुम्हें काटने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं तुम्हें सोने के फल दे सकता हूँ। मैं अहमक थोड़ी ना हूँ जो थोड़े से सोने के फल लेकर के जाऊँ, जब मेरे रूबरू सोने का पूरा दरख्त है। बबलू ने कुल्हाड़ी से वार करना चाहा। रुक जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दे सकता हूँ, सोच लो। अरे नहीं,
मैं तुम्हें पूरी तरह से काट लूंगा और सारा सोना फरोख्त कर दुनिया का सबसे रईस इंसान बन जाऊंगा। बबलू ने दरख्त की एक जड़ काटने के लिए वार किया। 2-3 बार में उस जड़ का एक टुकड़ा कट गया, लेकिन दरख्त से अलग होते ही वो टुकड़ा आम जड़ में तब्दील हो गया। ये क्या? तुमने मेरी एक जड़ काटी है, अब देखो। सुनहरे दरख्त ने अपनी शाखाएं जोर से हिलाई और उसकी शाखाओं में से नुकीले कांटे निकले और उन कांटों से दरख्त ने बबलू पर हमला कर दिया। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? बहुत लालच है ना तुम्हारे अंदर। एक और मर्तबा नुकीले कांटे दरख्त की शाखाओं से बबलू के जिस्म में घुस गए। बबलू बुरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी जान बचाकर घर की जानिब दौड़ पड़ा। जख्मी बबलू लड़खड़ाते हुए अपने घर तक पहुंचा। बिरजू ने बबलू को गिरने से बचा लिया। बबलू की बीवी भी घर से बाहर आई और रोने लगी। ये सब कैसे हुआ? जादुई दरख्त ने मुझे मेरे लालच की सजा दी है। बबलू ने बिरजू को पूरा किस्सा बताया। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? भाभी, आप जरा भी फिक्र ना कीजिए, बबलू जल्दी सेहतयाब हो जाएगा। बिरजू ने बबलू के सारे कांटे निकाले और उन पर मरहम लगाया और उसकी खिदमत की, और इस वक्त बबलू और तारा को अपनी गलती का एहसास हो गया। भाई, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। हम दोनों को आप दोनों से बहुत हसद हुआ करती थी, लेकिन आज जरूरत के वक्त आप ही हमारे काम आए। हम कितने गलत थे। तारा, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती है। तुम दोनों को अपनी गलती का अफसोस है, यही काफी है। बिरजू को मिले हुए सोने से उसने सारे गांव वालों की मदद की और अब बबलू को उससे कोई परेशानी नहीं थी, ना कोई हसद थी। जादुई सोने के दरख्त ने बबलू को नेकी क्या होती है ये समझा दिया। आता है जहाँ रास्ते में वो एक बड़े से पीपल के दरख्त पर लटके हुए बहुत सारे सोने के जेवर देखकर दंग रह जाता है। अजी, ये पीपल का दरख्त है या जेवर का? देखिए कितने सारे सोने के जेवर लटके हैं। अरे इधर कोई नहीं है, मैं तुम्हारे लिए 2-4 गहने तोड़ लाता हूँ। अरे बाप रे, ये मुझे थप्पड़ किसने मारा? अरे क्या हुआ भाई, तुमने गहनों को छूने की कोशिश क्यों की? अच्छा हुआ बच गए, नहीं तो ये दरख्त तुमको मार डालता। मार डालता? हाँ, ये करिश्माई पीपल का दरख्त है। पास के गांव में जाने से पहले जो जंगल है, वहाँ के लुटेरे गहने लूट कर ले गए हैं। इसलिए जो भी यहाँ से उस गांव के लिए जाता है, अपने गहने इस पेड़ पर लटका जाता है और वापस लौटते वक्त ले जाता है। तब तक ये पीपल का दरख्त ना सिर्फ उन गहनों की हिफाजत करता है, बल्कि अपने अंदर से निकलते हुए पानी से उसे चमका भी देता है। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। काश मैंने आपकी बात सुनकर यहाँ गहने लटका दिए होते, तो लुटेरे मेरे 2 लाख के गहने ना लूटते। अरे हमने तुम्हें कितना समझाया था, तुम्हारे दोस्त ने भी तो समझाया था, वो तो अपने गहने यहाँ लटका कर गया था। हाँ, पर इसे यकीन नहीं हुआ था, 2 लाख के गहने लुटा बैठा। लाओ, मेरे गहने तो बच गए, वापस कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रामदीन नाम है ना तुम्हारा। ये रहे तुम्हारे गहने, देख लो, एकदम महफूज और पीपल देवता की मेहरबानी से चमककर साफ हो गए हैं। अरे मगर मेरे 2 लाख के गहने, काश मैं इसकी तरह आपकी बात मान लेता। अरे बाप रे, जेवर तो हमारे पास भी बहुत हैं। अगर लुट गए तो? अरे मेरी तरह बेवकूफी मत करना बहन, यहाँ लटका जाओ, वापस लौट कर ले जाना। उनकी बात सुनकर
रामनाथ और सरिता अपने अपने जेवर वहीं दरख्त पर लटकाकर सुकून से चले जाते हैं। वो दोनों अपने मन में सोचते हैं कि उनके जेवर वहाँ पर सुरक्षित हैं दरख्त पर। रात को वापस लौटकर वो अपने जेवर वापस मांगते हैं। रामा उनके जेवर उठाकर देता है। अरे वाह, मेरे जेवर तो सचमुच चमक गए हैं, एकदम नए जैसे। हाँ, अब जब तुम भी मुझे गहने चमकाने के लिए कहोगी, मैं गांव जाने के बहाने इस दरख्त पर गहने लटका जाऊंगा। मैं तो मेरी सारी सहेलियों को बताऊंगी, ऐसे ही मुफ्त में इस दरख्त से जेवर चमका लें। घर पहुंचने पर उनकी बेटी को शादी के लिए लड़के वाले देखने आने वाले हैं, ऐसा उन्हें पता चलता है। अरे बाप रे, लड़के वालों की मेहमान नवाजी के लिए हमें बहुत सारा इंतजाम करना होगा। हाँ, लड़के वाले बहुत पैसे वाले हैं, उनकी खातिरदारी के लिए हमारे पास भी पैसे होने चाहिए। और हमारे सारे पैसे तो कल उस गांव की शादी में खर्च हो गए। अब क्या करें? मेरी बात मानिए, अपने जेवर ले जाकर गिरवी रख दीजिए। 5 लाख के जेवर के 1 लाख ले आओ। सरिता की बात मानकर रामनाथ जेवर लेकर सुनार के यहाँ जाता है, जहाँ सुनार उसे 20,000 रुपए देता है। क्या बात करते हो? 5 लाख के गहनों का सिर्फ 20,000? अरे जनाब, ये 5 लाख के नहीं, सिर्फ 50,000 के गहने हैं। इतना सोना 50,000 का? सोना इतना सस्ता कब से हो गया? अरे भाई साहब, सोना सस्ता नहीं हुआ है, पीतल सस्ता है। ये गहने पीतल के हैं और इनके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सुनार की बात सुनकर रामनाथ और सरिता दोनों दंग रह जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये जेवर हमारे मायके के खानदानी सुनार से बनवाया था। मैंने भी तो अपने खानदानी ज्वेलर से बनवाए थे, मेरे पास सबका बिल भी है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो सुनार झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ, उसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मुझे लगता है हमारे जेवरों के साथ कोई हेरा फेरी हुई है। कहीं वो जेवरों वाला दरख्त। सरिता की बात सुनकर वो दोनों वेश बदल कर वापस उसी जेवरों के दरख्त के पास जाते हैं और जेवरों वाले दरख्त पर अपने जेवर लटकाकर गांव की तरफ निकल जाता है। उनके जाते ही रामा दरख्त से जेवर उतारकर श्यामा को देता हुआ कहता है, ये फैमिली रात को वापस आने वाली है, तब तक तुम इसे ले जाओ। इसका सारा सोना निकालकर बिल्कुल इसी डिजाइन का पीतल का गहना बनाकर ले आओ और सोने का पानी ऐसे चढ़ाना कि नकली का शक ना हो किसी को। अरे कमबख्त, अब तू गहनों के दरख्त पर नहीं बल्कि जेल में रहेगा। अरे कोतवाल साहब, आप चल बता, ये गहनों के दरख्त का चक्कर क्या है? जनाब, यहाँ से आगे जंगल में हमारे ही आदमी लुटेरे बनकर घूमते हैं। उनका डर दिखाकर हम मुसाफिरों के गहने इस दरख्त पर लटका देते हैं। हाँ, और जो नहीं लटकाना चाहते उनके सामने ही हमारे 2 आदमी आकर एक लुट जाने का और दूसरा बच जाने का ड्रामा करता है और घबराकर लोग अपने गहने यहाँ लटका देते हैं और उनके जाते ही वो गहने उतारकर हम उसमें से सोना निकालकर पीतल भर देते हैं और ऐसा चमकाते हैं कि किसी को नकली का शक ही नहीं होता है। और जब कभी सालों के बाद उनको पता चलता भी है, तब तक वो भूल जाते हैं कि उनके गहने इस पेड़ की वजह से बदल गए होंगे। हाँ, वो तो अगर मेरी बेटी को देखने लड़के वाले नहीं आते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह इतनी जल्दी अपने गहने गिरवी रखने नहीं जाता, तो मुझे भी पता नहीं चलता। ला, मेरे गहने वापस कर जल्दी। वापस करते हैं। उनके ही नहीं, आज तक जिन जिन के गहने लूटे हैं सबके वापस कर देते हैं। हाँ, और कसम खाते हैं आज के बाद ये गहनों के दरख्त का नाटक बंद कर देंगे। आज के बाद हमारी समझ में आ गया है कि इंसान जुर्म के कितने भी रास्ते चुन ले, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है।